बच्चों, एमपी बोर्ड ने 12वीं कक्षा का टाइम टेबल एक बार फिर बदल दिया है और अब सबसे ऊपर आ गया है केमिस्ट्री का पेपर। क्या हुआ बच्चों, आपको डर लग रहा है? चलो मैं आपका टेंशन थोड़ा कम कर देता हूँ। आज मैं आपको केमिस्ट्री के ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ जिससे बोर्ड परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आपको केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को, जिसका नाम है केमिस्ट्री तड़का, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में कुल 5 यूनिट्स है, जिसमें सबसे पहली यूनिट है द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। इस यूनिट में 4 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें सबसे पहला है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ठोसों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसमें आपको आयनिक ठोस क्या होते हैं, सहसंयोजी ठोस क्या होते हैं, मेटेलिक ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन ठोस क्या होते हैं, उनके उदाहरण क्या होते हैं, इसको पढ़ना है। इसके बाद क्रिस्टल लेटिस, या इसको हम स्पेस लेटिस भी कहते हैं। इसमें यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल के कौन कौन से प्रकार होते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होते हैं, इनके प्रकारों को आपको समझना है। इसके बाद वॉइड्स। ठोसों में 2 प्रकार की रिक्तियां पाई जाती है। पहली जो होती है वो होती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जिनको हम चतुष्फलकीय रिक्तिका भी कहते हैं, और दूसरी होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जिसको हम अष्टफलकी रिक्ति भी कहते हैं। इसके बाद पैकिंग इन सॉलिड्स, ठोसों में संकुलन। कैसे सॉलिड्स की पैकिंग की जाती है, इसमें 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग और 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग आपको याद करना है। इसके बाद है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, ठोसों में दोष। ठोसों में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, इसमें अंतराकाशी दोष, धातु आधिक्य दोष, धातु न्यून दोष, शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष, और भी बहुत से प्रकार के दोष होते हैं। आपको इनकी डेफिनेशंस और इनके उदाहरणों को याद करना है। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स। ठोसों में विद्युतीय और चुंबकीय गुण कौन कौन से होते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं और उदाहरण आपको याद करना है। ऐसे ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनकी परिभाषाएं, इनके उदाहरण क्या होते हैं, आपको ये याद करना है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 है सॉल्यूशन, विलयन। इस यूनिट में आपको 2 नंबर का एक प्रश्न आता है और एक 3 नंबर का प्रश्न आता है। इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। विलयन को 2 अलग अलग भागों में विभक्त किया गया है। पहले जो प्रकार होते हैं उनको हम पदार्थ की अवस्था के आधार पर देखेंगे, और जो दूसरा प्रकार होता है वो सांद्रता के आधार पर होता है। पदार्थ की अवस्था के आधार पर इनको 3 प्रकारों में विभक्त किया गया है। पहला जो प्रकार होता है उसको कहते हैं ठोस विलयन। जब विलायक ठोस रहे और विलय ठोस, द्रव और गैस रहे, तब इस प्रकार के विलयन को हम ठोस विलयन कहते हैं। ऐसे ही दूसरा जो प्रकार होता है वो द्रव विलयन होता है। जब विलायक द्रव रहे और उसमें विलय ठोस, द्रव और गैस रहे, तब उसको हम द्रव विलयन कहते हैं। तीसरे प्रकार का जो विलयन होता है वो होता है गैसीय विलयन। जब विलायक गैसीय अवस्था में हो और विलय ठोस, द्रव और गैस रहे,
तब उसको हम गैसीय विलयन कहते हैं। ऐसे ही सांद्रता के आधार पर अगर प्रकार की बात करें तो सांद्रता के आधार पर विलयनों को 4 अलग अलग प्रकारों में विभक्त किया गया है। इसमें सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है तनु विलयन। दूसरा जो प्रकार होता है वो है सांद्र विलयन। इसके बाद असंतृप्त विलयन। और अगला जो प्रकार होता है वो होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन। तो इनकी परिभाषाएं आपको याद करना है। इसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कुछ यूनिट्स हम लोग यूज में लाते हैं। इसमें से अधिकतर प्रश्न आते हैं और इसमें से गणितीय प्रश्न भी आते हैं। इसमें मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, पीपीएम सांद्रता, मोल फ्रैक्शन, ये सभी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की इकाइयां हैं। इसमें मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन और पीपीएम कंसंट्रेशन से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनके न्यूमेरिकल्स को भी अच्छे से करें। इसके बाद है हेनरीज लॉ। बच्चों 2019 के बोर्ड के पेपर में हेनरी लॉ से संबंधित गणितीय प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए आप हेनरी का नियम क्या होता है, इसके सूत्र की सहायता से कैसे आप गणितीय प्रश्नों को हल कर सकते हैं, यह आप अच्छे से समझे। इसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बोर्ड परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करें। विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, इसमें सबसे पहला आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन। इसमें वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, इसमें आप एक महत्वपूर्ण नियम को पढ़ेंगे, राउल्ट का नियम। और राउल्ट का नियम क्या है, उसका गणितीय व्यंजक क्या होता है, राउल्ट के नियम की सहायता से किसी अवाष्पशील विलय का अणुभार कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये आप सारे प्रश्नों को देखेंगे। दूसरी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक क्या होता है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से किसी अवाष्पशील विलय का अणुभार कैसे ज्ञात किया जाता है, आप इन प्रश्नों को देखेंगे। अगली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या होता है, हिमांक में अवनमन की सहायता से अवाष्पशील विलय का अणुभार कैसे ज्ञात किया जा सकता है, और इससे संबंधित गणितीय प्रश्न। आप इन टॉपिक्स को अच्छे से देखें। अगली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। परासरण क्या है, परासरण दाब ज्ञात करने की एक महत्वपूर्ण विधि है, वो है बर्कले हर्टले विधि। तो आप इसको अच्छे से याद करें, इससे संबंधित भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, आप उनको अच्छे से याद करें। इसके बाद और अगर हम लोग इसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स की बात करें तो वान ट हाफ का तनु विलयन सिद्धांत, इसमें भी आप गणितीय प्रश्न करें। ऐसे ही एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, असामान्य आणविक द्रव्यमान क्या होता है, इसमें आप कहेंगे वान ट हाफ गुणांक। वान ट हाफ गुणांक क्या होता है, और इससे संबंधित भी गणितीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर सॉल्यूशंस में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। इस चैप्टर में आप शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आप देखें कि विद्युत अपघट्य और विद्युत अनअपघट्य पदार्थ क्या होते हैं। इसमें आप देखें कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती है, ये सब इस चैप्टर का बेसिक है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें ओम्स लॉ क्या है, ओम का नियम क्या है, कुछ डेफिनेशंस आती है जिसमें रेसिस्टेंस, प्रतिरोधक, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी क्या होती है जिसको हम चालकता कहते हैं, इसमें ही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है,
ये कुछ प्रकार की कंडक्टिविटीज होती है जिससे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट रूल है, वो है कोलरास लॉ। कोलरास का नियम क्या है और कोलरास के नियमों के अनुप्रयोग। कोलरास के नियमों के 4 अनुप्रयोग हैं, इसमें से आप कोई से 2 अनुप्रयोगों को अच्छे से कर ले और इससे भी संबंधित गणितीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप कोलरास के नियम को भी अच्छे से याद करें और उसके अनुप्रयोग और गणितीय प्रश्नों को भी अच्छे से याद करें। इसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल, जिसको हम डेनियल सेल के रूप में देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वोल्टेक सेल क्या होते हैं, कैसे इनको बनाया जाता है और कैसी इनकी वर्किंग प्रोसेस होती है। तो आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं उसमें डेनियल सेल से संबंधित प्रश्न को देख लेना। डेनियल सेल क्या होता है, डेनियल सेल को कैसे बनाया जाता है, इसकी रिएक्शंस क्या होती है, कैसे ये सेल वर्क करता है। इसमें ही आप अगर सेल से संबंधित देखें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम शॉर्ट में ईएमएफ कहते हैं, इसी में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ये भी आप लोग देख लेना। इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम लोग शॉर्ट में सी कहते हैं, SHE। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसकी कार्य प्रकृति कैसी होती है, कैसे इसको बनाया जाता है, इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होती है, सभी आप देख लेना। इसके बाद नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन क्या है, इसका भी फार्मूला होता है, आप इसको भी देख लेना। इसके बाद आता है कोरोजन ऑफ मेटल। कोरोजन या संक्षारण क्या होता है, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, संक्षारण से बचाव के उपाय क्या होते हैं, ये सभी प्रश्नों को आप देख लेना। इसके बाद फेराडेस लॉ। फेराडे ने 2 नियम दिए थे, फेराडे का प्रथम नियम और फेराडे का द्वितीय नियम। फेराडे के नियम से संबंधित गणितीय प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन नियमों को अच्छे से कर लेना। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लेड स्टोरेज बैटरी, या इसके अलावा शुष्क सेल जिसको हम ड्राई सेल या लेक्लांसी सेल भी कहते हैं, ये भी आप लोग देख लेना। कुल मिलाकर यूनिट नंबर 3 में थ्योरी के साथ साथ गणितीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस यूनिट को भी आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें आपको 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको बेस बनाना है, तो फास्ट रिएक्शंस क्या होती है, डेड स्लो रिएक्शंस क्या होती है, मॉडरेट रिएक्शंस क्या होती है, आप इनको याद करें। और इसके साथ में रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, अभिक्रिया की दर क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन और एवरेज रिएक्शंस क्या होती है, आप लोग इनको भी समझ लें। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, ये आप लोग देख ले, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसी में रेट लॉ, जिसको हम लोग दर स्थिरांक या दर नियम भी कहते हैं। इसी में मॉलिक्यूलरिटी, जिसको हम अणु संख्यता भी कहते हैं, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप अणु संख्यता क्या होती है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस या अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, इसको अच्छे से याद कर ले। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती है, और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं आपको दी जाती है, उनकी कोटि कैसे निकाली जाती है, यह आपको देखना पड़ेगा। तो कुछ अभिक्रियाओं की कोटि निकालना आप सीख ले कि शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती है। इसके बाद है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, समाकलित दर समीकरण क्या होता है। समाकलित दर समीकरण जो है, इसमें आप 2 सूत्रों का निर्माण करेंगे, जिसमें सबसे पहला है शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समाकलित दर समीकरण से संबंधित भी गणितीय प्रश्नों को पूछा जाता है। इसके बाद है हाफ लाइफ पीरियड, अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल क्या होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल का सूत्र क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु काल का सूत्र क्या होता है,
इनसे संबंधित गणितीय प्रश्न भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी रिलेटेड गणितीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद है आर्रीनियस इक्वेशन। यहाँ पर आपको आर्रीनियस समीकरण क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसके साथ में उसका सूत्र क्या होता है, आप लोग ये भी देख लेना। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा क्या होती है, इनकी परिभाषाएं क्या होती है, ये आप लोग देख लेना। इसी चैप्टर में आपको आर्रीनियस का एक संघट्ट सिद्धांत भी मिलेगा। आर्रीनियस की कोलोजन थ्योरी क्या होती है, आप उसे भी देख लेना। यूनिट नंबर 4 में आपको 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है और एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 है सरफेस केमिस्ट्री, सतह रसायन। इस यूनिट में 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है और 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये कैसे एब्जॉर्प्शन से अलग होता है, भौतिक अधिशोषण या फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, क्या आप लोग देखना, कैटालिसिस क्या होता है, पॉजिटिव कैटालिसिस क्या होती है, नेगेटिव कैटालिसिस, ऑटो कैटालिसिस, कैटालाइटिक प्रोमोटर, कैटालाइटिक डिमोटर क्या होते हैं, ये सभी परिभाषाएं आपको इसमें याद करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कोलाइडल फेज की। कोलाइडल फेज जो है मींस यहाँ पर आपको 3 प्रकार के सॉल्यूशंस पढ़ना है। इसमें आप ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये आप डेफिनेशंस लर्न करेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड लायोफिलिक कोलाइड्स क्या होते हैं, लायोफोबिक कोलाइड्स क्या होते हैं, सॉल क्या होता है, जेल क्या होता है, गम क्या होता है, इमल्सन्स क्या होते हैं, ये सारी डेफिनेशंस आपको यहाँ पर लर्न करना है और इनके उदाहरणों को भी आपको लर्न करना है। इसके बाद हम बात करते हैं पेप्टाइलेशन, पेप्टीकरण क्या होता है, इसकी परिभाषा, डायलिसिस क्या होता है जिसको हम लोग अपोहन भी कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड होने वाली एक प्रकार की घटना है। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, बार बार पूछा जाता है। ब्राउनियन मोशन, ब्राउनी गति क्या होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसको हम केटाफोरेसिस भी कहते हैं या विद्युत कण संचलन भी कहते हैं, गोल्ड नंबर क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ब्रेडिंग आर्क विधि, ये भी आप इसमें याद कर सकते हैं 2 नंबर में याद करने के लिए। इस चैप्टर में और भी ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जिनको आप याद कर सकते हैं।